सो हाय, अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेशन 5 करेंगे और इस सेशन को मैंने फिजिक्स के लिए स्पेशल रखा हुआ है। सो आज फिजिक्स स्पेशल क्लास रहेगा और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। आप इन्हें करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं मैंने सेशन 4, सेशन 3 बहुत सारे ट्रिक्स सब करा रखे हैं। ये 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का है। कंपाउंड्स भी करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी करा रखे हैं, 560 प्लस करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है नवंबर से जुलाई तक का। आप इन्हें देख लेंगे, अगस्त का भी 1-2 अगस्त आने के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। टू लोअर द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच कंपाउंड इज यूज्ड। वर्क फंक्शन, इसको 5 से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन को कम करने के लिए हम किस कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, उसके लेयर्स को हम मेटल्स पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, बैरियम ऑक्साइड का भी और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का भी। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं वर्क फंक्शन डेफिनेशन और वर्क फंक्शन होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा फोटो एनर्जी है कि मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस 5। मान लीजिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसी फोटोन को इजेक्ट किया किसी एटम्स पे। ठीक है, और मान लीजिए वर्क फंक्शन का 1.2 है तो 3.8 उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके सरफेस के एटम के सरफेस से बाहर निकाल सकें। अगर ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो डायरेक्ट वर्क फंक्शन हमारी फोटो एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सो हम चाहेंगे कि वर्क फंक्शन हमेशा कम रहे किसी मेटल के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से हम बाहर निकाल पाएंगे। सो बैरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के लेयर्स को लगाने से वर्क फंक्शन डाउन हो जाता है। ठीक है, और स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है। सो स्ट्राइक रेट कहने का मतलब कि मान लीजिए 1 लाख फोटोन हमने यहाँ पर किसी मेटल्स पे डाले तो हो सकता है कि सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकले। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोवेस्ट वर्क फंक्शन है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हाईएस्ट वर्क फंक्शन है प्लैटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिमेट्रिक बिहेवियर of molecules and crystals studied through which optical phenomena। इसका आंसर है पोलराइजेशन। तो चलिए पहले पोलराइजेशन को देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला बता देते हैं। मतलब पोलराइजेशन क्या है ना कि लाइट की स्कैटरिंग है बहुत डायरेक्शन में, उसे हम एक फिक्स्ड डायरेक्शन में कन्फाइंड कर दें तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट का पार्टिकल्स है, बहुत सारे डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लीजिए कोई स्लिट के थ्रू इसे पास करा दें तो ये इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। अगर इस स्लिट को हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लाइट की। ठीक है, तो हम इसे पोलराइज्ड करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में इसे कॉन्फाइंड करते हैं लाइट के वेव्स को, उसे पोलराइजेशन कहते हैं। और डिफ्रैक्शन तो पता ही है आपको, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, वेव्स है तो अपना पैटर्न तो दिखाएगा ही। सो बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द शार्प कॉर्नर्स इज देयर डिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन ये और रिफ्रैक्शन व्हेन इट्स चेंज द मीडियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी कट द लेंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय वर्टिकल प्लेन द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बिकम। इसको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर है इसका 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोकल लेंथ। आपको पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। पहले मैं इसका फोकल लेंथ निकालूंगा। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1 अगर इसका हमने रेडियस r लिया है तो इसका ऑटोमेटिक रेडियस माइनस r हो जाएगा, और अगर इसका मैंने रेडियस r लिया है तो इसका ऑटोमेटिक रेडियस माइनस r हो जाएगा। तो ये माइनस r, ये क्या हुआ, म्यू माइनस 1/2 इंटू r। ठीक है, ये वो f मैंने इसका निकाला फोकल लेंथ। अब इसका निकालते हैं एक का। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस, देखिए इसका तो रेडियस अगर r हमने लिया है तो इसका रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/∞। ये तो क्या हो गया 0, तो ये क्या हुआ म्यू माइनस 1/r। अब देखिए जो f डैश था न्यू वाला वो पुराने वाले के कितना टाइम्स है, f डैश जो है वो 2f के बराबर है। ठीक है, तो लाइट का ट्रांसमिटिंग एरिया सेम होगा, इंटेंसिटी या अपर्चर सब सेम होगा, बट इसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी।
ठीक है। और अगर हम कहीं पर बैक कर देते हैं, हाँ ये देखिए, अगर हम इसे हॉरिजेंटली काट दें, ठीक है, तो लाइट की एरिया भी कम हो जाएगी जब हॉरिजेंटली काट देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी इसकी आई बाई आई डैश इक्वल्स टू आई बाई रूट 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है इसके एपर्चर एरिया से, और हमने क्या किया है, हमने इसके एरिया को, एपर्चर एरिया को ही आधा कर दिया, तो इसकी इंटेंसिटी आई बाई आई डैश इक्वल्स टू आई बाई रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इसके एपर्चर एरिया पर डिपेंड करती है। दोनों केस को आपने देख लिया, हॉरिजेंटल कटिंग, वर्टिकल कटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टू कॉन्वेक्स लेंस of same power P separated at distance D, then the overall power is less than 2P but greater than P। देखिए, मान लीजिए कोई दो कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस, हाँ दो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर P, फोकल लेंथ F और डिस्टेंस D है। तो आपको ना इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, जरूरी नहीं इस तरह से फ्रेम किया हो, कोई वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होगा ना इन दोनों में, तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला आप देख लेते हैं। फॉर्मूला पी नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2, और 1/F नेट, अगर फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ की तरफ से देखें, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस D F1 F2। आप इस फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर देना, और D बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इतना होता है कि P1 और P2 के बीच में आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विजिबल लाइट हैव हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल इन अ मीडियम। हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है कोई भी मीडियम में, थीटा C। सो रेड। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन कर दूं कि कभी नहीं भूलें आप। कोई एंगल कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मीन्स एयर की तरफ एयर के पास जा रही हो, एयर में रेयर मीडियम में जा रही हो, हाँ, कोई लाइट डेंसर मीडियम से म्यू से रेयर मीडियम 1 एयर में जा रही हो, और वो सरफेस से जस्ट क्रॉस करके निकल जाए, मीन्स 90 डिग्री बनाए अपने नॉर्मल से, तो ये जो एंगल नॉर्मल साथ बनाती है इसे थीटा C कहते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू C इंटू साइन थीटा C इक्वल्स टू, इसका म्यू कितना है 1 इंटू इसका साइन 90 क्या है 1, तो साइन थीटा C का वैल्यू 1/म्यू, और म्यू आपको पता है प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। तो साइन थीटा C हम रख देते हैं यहाँ पर, इस म्यू को, साइन थीटा की प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा C के, लाइट के लैम्डा के बराबर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाइट के लैम्डा से। सो रेड लाइट का लैम्डा सबसे बड़ा V से स्टार्ट होता है और R तक जाता है। ये 73, कहीं 74, कहीं 72 एंगस्ट्रॉम लिखा रहता है, तो आप देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा लैम्डा है वो रेड का है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है, तो वहाँ साइन थीटा C भी सबसे ज़्यादा रेड की होगी, ठीक है। आप रिलेशन को याद रखेंगे, क्रिटिकल एंगल और म्यू डिपेंड करता है लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, इन दोनों रिलेशन को याद रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज ड्यू टू, visibility of an object from all direction is due to, इन चारों फिनोमेना को आप जान रहे होंगे, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये स्कैटरिंग से होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से होता है, तो आप समझ लीजिए इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली, ठीक है। बट स्कैटरिंग से सारे डायरेक्शन में विजिबल होता है वो, स्कैटरिंग के फिनोमेना से। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पता है वैसे, व्हेन लाइट पासिस थ्रू मीडियम when which particles are suspended whose size of order of wavelength, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के आसपास ही उसी साइज होनी चाहिए पार्टिकल्स की। सो लाइट स्ट्राइकिंग दिस पार्टिकल्स डेविएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यही फेनोमेना है जो हमें ऑब्जेक्ट को
सारे डायरेक्शन से देखने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द AC करंट इज मेजर्ड बाय, AC करंट की बात हो रही है, कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और DCM मीटर। ठीक है, आंसर है इसका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंटर। एक्चुअली ना कैलिब्रेशन होता है, जो हम लोग कोई भी चीज़ मेजरमेंट का यूज़ करते हैं वो कैलिब्रेटेड होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्प्रिंग बैलेंस में हम कोई वेट इस पे रखते हैं तो क्या होता है, KX से स्ट्रेच होता है। ठीक है, बट हम लोग क्या देखते हैं रीडिंग में देखते हैं 2 kg 3 kg हो तो ये स्ट्रेच, बट हमने कैलिब्रेट कर दिया ऐसे वेट में कि अगर इतना स्ट्रेच हो तो इतना वेट होगा, इतना स्ट्रेच हो इतना वेट होगा। वही हुआ, हॉट वायर जो है ना, जब यहाँ से करंट पास होती है तो I²R से जनरेट होगी हीट, सो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसका नाम ही है, वायर इंक्रीज होगी और वो कैलिब्रेटेड होती है इसके करंट के मेजरमेंट के अनुसार। ठीक है, सो हम लोग सबसे कैलिब्रेशन यूज करते हैं। आप अगर क्लॉक में भी देख लें तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, एक्चुअली मेजरमेंट तो थीटा हो रही है ना, बट हम लोग क्या देखते हैं 1 बज गया 2 बज गया 3 बज गया, समझ रहे हैं ना। सो कैलिब्रेटेड होती है पूरी प्रोसेस ये। सो हॉट वायर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग AC करंट को मेजर करते हैं, बट यहाँ पर हमने DCM मीटर रखा, अगर ये AC मीटर रहता तो वो भी सही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मैग्नेटिक लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर कॉल्ड, एक डिप होता है और एक डेक्लिनेशन होता है। डिप और डेक्लिनेशन दोनों को देख लेंगे छोटे से। सो ये लाइन है एजोनिक लाइंस। अब मान लीजिए इसे मैग्नेट है, तो आप मैग्नेट को सस्पेंडेड एक वायर में या फिर एक धागे में छोड़ देंगे, एक स्ट्रिंग में छोड़ देंगे ना, तो अपने ज्योग्राफिकल मेरिडियन से पहले साइड होगा, उसके बाद फिर वो डिप होगा। मतलब पहले अपना दिशा चेंज करेगा और फिर वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो वो अपना दिशा चेंज किया और नीचे की तरफ झुक गया। जो नीचे की तरफ झुका है उसे डिप कहेंगे हम, जो नीचे की तरफ गया उसे डिप कहेंगे, और जो साइड चेंज किया अपना, डायरेक्शन चेंज किया अपना, उसे हम डेक्लिनेशन कहेंगे। ठीक है, एक को थीटा से नोट करते हैं और एक को इससे डेल्टा से नोट करते हैं। तो चलिए बाकी सारे लाइंस को देख लेते हैं। आइसोजेनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस और एक्लिनिक लाइंस। सो आइसोजेनिक लाइंस होता है हमारा द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन। ये था जीरो डेक्लिनेशन, ये इक्वल डेक्लिनेशन आइसोजेनिक लाइंस। आइसोक्लिनिक लाइंस लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप एंड डेक्लिनेशन। ठीक है, और एक्लिनिक लाइंस लाइंस ज्वाइनिंग द जीरो डिप और इंक्लिनेशन। ठीक, डिप और इंक्लिनेशन दोनों एक ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज कोटेड इन द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग, यह आसान क्वेश्चन है। एल्युमिनियम मेटल। ठीक है, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम Al2O3, इट फर्दर मेक्स इट रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, फिर प्रोटेक्ट हो जाती है एलिमेंट। एक बार अगर उस पर एल्युमिनियम का कोरोजन हो जाए तो एलिमेंट प्रोटेक्ट हो जाती है। और एनोड में देख लेते हैं। एनोड में हम क्या रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो एनोड, कैथोड, कनेक्शन और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एनोड में हम रखते हैं प्योर एल्युमिनियम। इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और गैस फिल्ड होती है हमारी ऑक्सीजन। सब एनोडाइजिंग प्रोसेस को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट एट डिफरेंट टेम्परेचर अ स्मॉल EMF जनरेट्स इज कॉल्ड। ये पूछा गया था BPSC 68th में। ठीक है, इसका आंसर है सीबेक इफेक्ट। और हम तीनों इफेक्ट को देख लेंगे, सीबेक इफेक्ट, थॉम्सन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट को। सीबेक इफेक्ट में आपने देख लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 डिफरेंट मेटल्स। सबसे बड़ी बात इसी चीज को ध्यान रखना है, 2 डिफरेंट मेटल्स, सीबेक इफेक्ट। थॉम्सन इफेक्ट में आप देखेंगे इफ 2 पार्ट्स ऑफ सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पर 2 डिफरेंट मेटल्स की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगल कंडक्टर्स की बात हो रही है, आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड EMF डेवलप्स बिटवीन देम। और पेल्टियर इफेक्ट बहुत आसान है, सीबेक इफेक्ट का उल्टा है। मतलब द जनरेशन ऑफ हीट एट द जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो दोनों जंक्शन पे हीट जनरेट होगी
उसे पेल्टियर इफेक्ट कहेंगे, जो सीबेक इफेक्ट का उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। स्मॉल रेजिस्टेंस एस, जिसे शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इज कनेक्टेड इन पैरेलल, या फिर अ स्मॉल रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन सीरीज, या फिर अ लार्ज रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल और अ लार्ज रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें से क्या प्रोसेस करना होगा हमें एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए आंसर को देखते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये इसलिए आसान है क्योंकि आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे, अगर दो, ये मान लीजिए कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसके पैरेलल में हम अगर कोई काफ़ी कम हो 10 रेजिस्टेंस से, दैट इज 0.01 ओम टाइप का मान लीजिए, तो कितना टाइम्स हो गया, ये 1000 टाइम्स लेस हो गया। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ से अगर 100 करंट आ रही है, 100 एम्पियर, तो यहाँ से 99.9% करंट पास हो जाएगी। सो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं अगर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो सारी करंट उसी के थ्रू पास होगी, तो हम करंट के वैल्यू को मेजर कर पाएंगे। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज देन प्रोसेस क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीजेस देन ड्रायर, मतलब ह्यूमिड एयर का डेंसिटी क्या ड्रायर से कम होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो ऑल ऑफ द एबव। और ये दोनों तो आसान है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगा ह्यूमिडिटी के साथ, और रेट ऑफ इवापोरेशन भी डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के साथ। बट हम अगर देख लें इस प्रोसेस को कि डेंसिटी क्यों डिक्रीज होगा ड्रायर से मॉइस्ट एयर का, ह्यूमिड एयर का, बिकॉज ड्रायर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स whose weight is more than water molecules. This means that when a given volume of air is made from moist air by adding water molecules, heavier molecules are replaced with lighter molecules. ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेस को याद रखेंगे ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रेडिएशन इज प्रोड्यूसेस एंड स्टडीड विथ, स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रेडिएशन इज प्रोड्यूस एंड स्टडीड विथ, आंसर होगा रॉक साल्ट प्रिज्म। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक था नहीं, इमेज आप देख लीजिए, ये रॉक साल्ट प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रेडिएशन इज स्टडीड। ठीक है, बाकी आप इस प्रिज्म को देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्वार्ट्ज प्रिज्म, फ्लॉस्फरस प्रिज्म और ओवम प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड ऑन द लिक्विड सरफेस, इन लिक्विड, इन गैस। बोथ 1 and 2 ओनली। ठीक है, इन सॉलिड ऑन द लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड के अंदर नहीं और गैस में नहीं प्रोड्यूस होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। लिक्विड के अंदर नहीं और गैस में नहीं, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर। ठीक है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 मीडिया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट द ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव आप देख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ एंड क्रिस्ट बनता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनता है। ठीक है, इस तरह की कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए यहाँ तक कनेक्टेड है, सो सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।